ऑथेंटिकेशन का टॉपिक है, वो कंडीशनल रेंडरिंग है। कंडीशनल रेंडरिंग, तो ये 2 से 3 चीजें हमें आज की क्लास में कवर करनी है। और जो सर अमीन ने आप लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट सेकंड हाफ में करेंगे। अभी हम अपनी पढ़ाई करते हैं और देखते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में क्या है और आपको क्या करना है। जो भी आपकी कंफ्यूजन है उसको हम दूर करेंगे। वैसे कोई कंफ्यूजन है नहीं, 2-4 मिनट की उस पर डिस्कशन होगी। जो भी उसमें आपकी कंफ्यूजन होगी होपफुली उतनी देर में वो खत्म हो जाएगी। अब लास्ट क्लास में या पिछली कुछ क्लासेस से हम एपीआईज को पढ़ रहे हैं और सैनिटी को पढ़ रहे हैं। तो आप यूं समझेंगे जो ये सेकंड हाफ है आपके इस क्वार्टर का, जो कि यूआई यूएक्स हैकाथॉन के बाद से अब तक चल रहा है, वो पूरा टेक्निकल है, सब कुछ फंक्शनलिटी पे बेस्ड है। और आखिरी क्लास में आप लोगों ने देख भी लिया, सुन भी लिया और आई होप कि आप लोगों ने उसको खुद भी इंप्लीमेंट किया होगा कि पिछली पूरी क्लास जो थी आपकी बिल्कुल टेक्निकल बेस थी। हर चीज टेक्निकल थी, हर चीज कॉन्सेप्चुअल बेस थी। अब चाहे वो कोडिंग हो या चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो। और यही चीज आप लोगों के इस हैकाथॉन में, जो भी आप लोगों का नेक्स्ट वीक या अगले 10 दिनों में होगा, इसी तरह का हैकाथॉन होगा कि वो भी पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही होगा। अब जाहिर सी बात है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीजें जो होती हैं वो वही लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, उसमें एक तो यही है कि भाई जो हैकाथॉन को पास नहीं कर पाया उसका क्या होगा। वो तो जो भी होगा वो हो जाएगा अपने टाइम में। लेकिन एक चीज तो पता चली जाएगी हमें कि इस हैकाथॉन के बाद एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि कौन सीरियस है और कौन नहीं सीरियस है। ये चीज तो हमें पता चली जाएगी कि पिछले 10-11 महीनों से, पिछली 6 फरवरी 2024 को आपका ये कोर्स शुरू हुआ था। अब 6 फरवरी ऑलमोस्ट 2025 आने वाली है। तो इस एक साल में कौन कितना पानी में है हमें ये तो पता चली जाएगा। देखते हैं फिर क्या होता है जब फिल्ट्रेशन होगी। तो अभी हम ये डरावनी बातें करेंगे, पहले अपनी जो है वो पढ़ाई शुरू करें। अब देखें इसमें भी, अब मैं आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग मानेंगे तो नहीं, लेकिन इसमें देखें भलाई आप लोगों की है। अब आपकी क्या भलाई है इस चीज में, जब हर दूसरे दिन कोई नया नया बम फट रहा है, आप लोगों की क्या भलाई है इसमें। देखिए जब आप क्वार्टर 3 में 4 में जाएंगे ना, या इवन के चले आप मार्केट में भी जाएंगे, तो हर चीज टेक्निकल है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। आपको क्वार्टर 3 की पढ़ाई, क्वार्टर 4 की पढ़ाई, अब लिखने मेरी ये बात, अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से नहीं किया आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा। आप लोगों के सामने पिछली क्लास थी ना, ठीक है आप लोग बिगिनर थे, आप लोगों को मुश्किल लगी होगी, बहुत से लोगों को अच्छे से समझ भी आई होगी, बहुत से लोगों को आधी अधूरी समझ आई, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको 80% समझ ही नहीं आई होगी। तो भाई ऐसा दुनिया, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। दुनिया का कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं होता जब स्टूडेंट को 100% बातें समझ में आ जाए। फिर होता क्या, उसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है कि आप घर जाके उसको खुद सेल्फ स्टडी करें। और जो हमने पिछली क्लास में किया, ठीक है एज अ बिगनर मुझे भी, जब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किया था कुछ समझ नहीं आया था। आप लोगों को भी ये चीजें फेस करनी पड़ी होंगी, या समझ नहीं आई होंगी, मुश्किल लगी होंगी, या 50-50 का रेशो होगा। अब सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। अब वो तो आप लोग खुद करेंगे, वो तो मैं नहीं आऊंगा या कोई दूसरा टीचर नहीं आएगा, या इवन के आपका कोई हेल्प करने नहीं आएगा, जो है आप खुद हैं उस पढ़ाई करने में। अब इसमें भलाई आप लोगों की ये कि देखिए क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 की पढ़ाई पूरी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। आप लोगों ने सर जिया का सेमिनार तो अटेंड किया था, जिसमें सर अमीन सर कासिम भी थे। उसमें आप लोगों को जो चीजें, जाहिर सी बात है वो सेमिनार था, एक हाईएस्ट पैरामीटर पे ऊपर से चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई थी। अब यही चीज जो आपने उस दिन पढ़ी, देखी, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देखी, वो चीज आप खुद इंप्लीमेंट करेंगे। और चैट जीपीटी, एलएलएम, ये सारे मुश्किल अल्फाज जो अभी तक आप सिर्फ सुनते हैं,
ये अब आप इंप्लीमेंट भी करेंगे अपने कोड में। और जो हमने पिछली क्लास में किया वो एक रिएक्ट नेक्स्ट जेएस डेवलपर रोजाना के बेसिस पे अपनी लाइफ में कर रहा होता है। इस तरह का कोड लिखता है, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट भेजता है, रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स को हैंडल करता है और आगे प्रोसीड होती है चीजें। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, अभी भी कुछ दिन है हैकाथॉन में। इसको जो है वो आप अच्छे से पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, इसमें ये 4 लाइनें क्या कर रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और एक बात देखिए, कोड याद नहीं होता, कोई रट्टा नहीं लगाना है यहाँ पे। प्रोग्रामिंग की फील्ड में कभी भी रट्टा नहीं लगाते, हमेशा चीजों को समझते हैं। हो सकता है अभी मैं आप लोगों से पूछूं या इवन के मैं भी अगर बोलूं कि भाई पोस्ट रिक्वेस्ट लिख के दो जो हमने पिछली क्लास में लिखी थी, तो बहुत सारे लोग आप में से इंक्लूडिंग मी शायद नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि याद नहीं होगा। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं भाई, प्रोग्रामिंग चीजों को याद रखने की चीज, कोड को याद रखने की चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझने की चीज है। हाँ, मैं आपसे ये पूछूं कि भाई पोस्ट रिक्वेस्ट क्या करती है, तो अगर आप लोगों में से ये लोग जवाब दे कि भाई पोस्ट रिक्वेस्ट मतलब डेटा को भेजना, अगर आपको ये चीज पता तो ठीक है, आप सही ट्रैक पर। लेकिन आपको यही नहीं पता कि पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, तो फिर ये थोड़ा लम्हाए फिक्र है आप लोगों के लिए। ऑफ कोर्स उस कोड को कोई याद नहीं रख सकता, हमने सिर्फ एक चीज की थी, वो 4 लाइनें थी। याद वो 40 भी हो सकती हैं। प्रोग्रामिंग कोई रट्टा लगाने की चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझने की चीज है कि रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है। उसमें एक रिक्वेस्ट का पैरामीटर जो था हमने लिखा था वो क्या करता है, जेसन क्या होता है। फिर हमने जब स्टेट को हैंडल किया था इनपुट फील्ड में, वैल्यू ऑन चेन में, कॉन्सेप्ट आपको दिखाते, कोड यहाँ पे दिखे और चीजें समझ आने लगे ना 5 कोड दिखाने के थोड़ी सी देर बाद, तो इट मींस आप राइट ट्रैक पर। लेकिन आपको अगर बेसिक से नहीं पता कि भाई पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, एपीआई क्या होता है, सैनिटी क्या होता है, टेलविंड सीएसएस क्या होती है, रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, तो फिर आप लोग थोड़ा गौर करें कि आप लोग किस ट्रैक पे जा रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग रट्टा लगाने की चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट को चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। और विदाउट प्रैक्टिस आप लोग 1 साल से, या मैं खुद बता चुका होता अगर मैंने डिस्कवर किया होता तो। फिर हम जो अब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजें उसमें सेकंड हाफ में आएंगे, अभी हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक ऑथेंटिकेशन है, जो कि ऑफ कोर्स दोबारा एक एपीआई वगैरह से होते हुए जाएगा, तो एक अच्छी चीज होगी जो लास्ट टाइम हमने किया था, एक बार दोबारा उससे होते हुए जाएगा। अब ऑथेंटिकेशन हमारा सबसे पहला आज का टॉपिक है। ऑथेंटिकेशन का सिंपल मतलब होता है, अगर मैं डिफाइन करूं तो ऑथेंटिकेशन का मतलब यह होता है कि वेब एप्लीकेशंस के ऊपर अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब होता है, वेब एप्लीकेशंस के ऊपर या मोबाइल एप्लीकेशन, जरूरी नहीं वेब एप्लीकेशन, हम क्योंकि नेक्स्ट जेएस पढ़े तो सिर्फ वेब की बात हो रही है, ये मोबाइल एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। चलिए मैं एक जेनेरिक वर्ड यूज करता हूं, एप्लीकेशन या इंटरनेट के ऊपर, चले ताकि आसान हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि एप्लीकेशंस के ऊपर जाके अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। आइडेंटिटी मतलब आपकी अपनी शनाख्त, कि भाई आप क्या वही बंदे हैं जो आप क्लेम कर रहे हैं, तो वो चीज कहलाती है ऑथेंटिकेशन। इसकी एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ये है कि आप कहीं भी जब जाते हैं, अपना ऑफिस जाते हैं, या इवन कि अभी आप यहाँ गवर्नर हाउस में हैं, आपने सबसे पहले क्या किया, एग्जैक्टली आपने सबसे पहले अपना आईडी कार्ड दिखाया। अब आईडी कार्ड क्यों दिखाया भाई, सीधा सीधा आगे बैठ जाते, या कहीं भी आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आपकी अटेंडेंस होती है, ये यहाँ पे आपकी अटेंडेंस हुई, जो आपने आईडी कार्ड दिखाया, क्यों दिखाया भाई, सिंपल आते एंटर होते बैठ जाते, क्योंकि आपकी शनाख्त हुई, वेरिफिकेशन हुई कि भाई ये वही बंदा है कि नहीं। अब जाहिर सी बात है, हर बंदा कहीं ना कहीं से बिलोंग तो करता है ना। आप अगर गवर्नर हाउस में संडे 2 to 5 की क्लास में अगर आ रहे हैं तो आपकी वेरिफिकेशन हो रही है, आइडेंटिटी आपकी शनाख्त हो रही है कि क्या ये जो स्टूडेंट आ रहा है या आ रही है संडे 2 to 5 की क्लास की है, कहीं ऐसा तो नहीं है वेडनेसडे की क्लास की हो। ये स्टूडेंट जो है वो संडे की क्लास का तो है, लेकिन संडे को सुबह वाली क्लास का, दोपहर वाली क्लास का नहीं है। तो ये जो आपकी चीज
जो आपकी ने अपना आईडी कार्ड दिखाया ना और आपकी अटेंडेंस लगी, और अटेंडेंस लगने के बाद आपको परमिशन मिली कि हाँ जाइए अंदर जाके बैठ जाइए, ये प्रोसेस कहलाता है आपकी ऑथेंटिकेशन, यानी आपकी शनाख्त। कि जब आप आए, आपने अपना आईडी कार्ड दिखाया, और आईडी कार्ड दिखाने के बाद आपको ये गो अहेड मिला, परमिशन मिली कि ठीक है आप वेरीफाइड यूजर है, मतलब सही स्टूडेंट है, सही टाइम पे आए, सही दिन पे आए, आप अंदर जाके बैठ सकते हैं। तो ये होता है ऑथेंटिकेशन। आप अपना कार्ड दिखाया आपने, समझे ये गवर्नर हाउस एक वेब एप्लीकेशन। अब जब आप वेब एप्लीकेशन पे आते तो आप अपनी क्या करते हैं, शनाख्त यानी आईडी कार्ड दिखाते। चले अभी हम इसको ही थोड़ा सा और सही से पढ़ते हैं। आप गवर्नर हाउस आए, आपने क्या किया, अपनी जो है वो आईडी कार्ड के जरिए अपनी शनाख्त बताई, अपने आप को ये प्रूफ किया कि भाई मैं वही हूं जो इस क्लास के इस सेशन के इस दिन को बिलोंग करता है। तो ये होती है ऑथेंटिकेशन कि आप कहीं भी आते हैं अपनी वेरिफिकेशन आइडेंटिटी दिखाते हैं और जो है वो आप ऑथराइज हो जाते हैं। ये जो आपको परमिशन मिली ना, ये ऑथेंटिकेट होने की मिली कि आप जो है वो ऑथेंटिकेट हो गए। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखिएगा। अब वेब एप्लीकेशन की दुनिया में ये चीज कैसे होती है, कोई आइडिया है आप लोगों को, या ये एग्जाम्पल सुन के भी आपको कुछ ध्यान में आ रहा है? लॉगिन एंड साइन अप, लॉगिन एंड साइन अप। एग्जैक्टली। तो जब आप वेब एप्लीकेशंस पे आते हैं ना, तो आप अपनी आइडेंटिटी कैसे वेरीफाई करते हैं? लॉगिन करके, साइन अप करके नहीं, लॉगिन करके। सही है? किस तरह आते हैं? लॉगिन करके। आप लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना ईमेल और पासवर्ड लगाते हैं, या यूजर नेम और पासवर्ड लगाते हैं, या फोन नंबर और पासवर्ड लगाते हैं, कुछ भी। अभी हम अपनी एग्जांपल को ईमेल पासवर्ड पे रखते हैं। तो वेब एप्लीकेशंस की दुनिया में या वेब एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है सिंपल लॉगिन ईमेल और पासवर्ड के जरिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये जरूरी नहीं है ईमेल और पासवर्ड ही हो, ये आपका यूजर नेम और पासवर्ड भी हो सकता है, या आपका फोन नंबर और पासवर्ड भी हो सकता है, ऐसा सच कोई बात नहीं है, या आपका फिंगरप्रिंट भी हो सकता है, या फेस डिटेक्शन भी हो सकता है। तो ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है? एक लाइन में अगर ऑथेंटिकेशन को डिफाइन किया जाए तो सिंपल लॉगिन। ये जो आप लॉगिन करते हैं ना, फेसबुक पे गए, अब फेसबुक पे गए, आपने अपना ईमेल लिखा, आपने अपना पासवर्ड लिखा, तो वेब फेसबुक क्या करेगा, आपको परमिशन दे देगा अंदर आने की। जैसे आप अभी आए, यहां पे आपने अपना आईडी कार्ड दिखाया, तो आपको यहां आने की परमिशन मिल गई। तो इसी तरह आप जब किसी भी वेब एप्लीकेशंस पे जाएंगे ना, तो आप क्या करेंगे, ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, और जो है वो आपको परमिशन मिल जाएगी अगर आप जो है वो वैलिड यूजर हैं तो ये होता है ऑथेंटिकेशन। सिंपल ऑथेंटिकेशन को अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो ऑथेंटिकेशन मींस सिंपल लॉगिन। सही है? ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। कार्ड दिखाते हैं, आपके कार्ड पे कुछ चीजें चेक होती है, आपका नाम, आपका दिन और आपके टाइमिंग। ये तीन चीजें अगर बिल्कुल सही है, मैच हो रही हैं, तो आपको यहां अंदर आकर बैठने की परमिशन मिल जाती है। बट अगर आप ऑथेंटिकेट यूजर नहीं है, यहां से ताल्लुक नहीं रखते, सपोज करें या तो आप गवर्नर हाउस में आपने एडमिशन लिया ही नहीं और एक दिन ऐसे ही आप अचानक से आ गए, तो ये तो आप लॉगिन तो नहीं होगा, आपको कोई लॉगिन नहीं करने देगा, मींस कोई अंदर आके बैठने नहीं देगा। या चले आप गवर्नर हाउस से आपका जो है वो रिलेशन तो है, बट इस डेडिकेटेड टाइम स्लॉट से आप जो है वो रिलेट नहीं करते। सपोज करें आप वेडनेसडे, ट्यूसडे, फ्राइडे के जो है वो स्टूडेंट हैं, तो यहां इस केस में भी जो है वो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। अब ऑथेंटिकेशन हम देखते हैं जो है हम अपने कोड में कैसे लिखते हैं। जाहिर सी बात है ये चीज भी अभी होगी, राउट हैंडलर के थ्रू ही हम इसको मैनेज करेंगे। वैसे ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ लाइब्रेरीज भी होती हैं, जैसे क्लर्क, फायरबेस और नेक्स्ट ऑथ, और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं
बट अभी जो है वो हम अपने हाथों से चीज़ों को करके देखते हैं कि हमें पता तो चले कि बिहाइंड द सीन्स चीज़ होती कैसी और राउट हैंडलर में भी कैसे हम उन चीज़ों को कर सकते हैं। अब मैं बनाऊंगा राउट हैंडलर। अब राउट हैंडलर बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है? API का फोल्डर। एपीआई का फोल्डर। फोल्डर कहाँ पे? ऐप के अंदर। ऐप के अंदर एपीआई की फाइल, एपीआई का फोल्डर? फोल्डर। फोल्डर। मैंने एपीआई का एक अलग फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब जैसे मैंने अपना एपीआई का फोल्डर क्रिएट किया, मेरे नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन जैसे ही कंपाइल होगी और उसको ये चीज एपीआई का फोल्डर मिलेगा ऐप के अंदर, तो मेरा नेक्स्ट.js जो है वो ये चीज समझ जाएगा कि भाई यहाँ पे कुछ चीजें वो हो रही हैं जो एपीआईज बनी हुई हैं यहाँ पे। हाँ, ऐसा एसआरसी हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ऐप में होना चाहिए वो। अब एसआरसी हो नहीं हो उससे कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं, स्पेसिफिक ये उसका कन्वेंशन है, ये एपीआई ही होना चाहिए। एग्जैक्टली हाँ, मैंने एपीआई का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब मुझे एक और चीज करनी है, वो ये करनी है कि ऑथेंटिकेशन करनी है। अब जैसे लास्ट टाइम हमने किया था ना, वैसी कोई मिलती जुलती चीज मुझे करनी है। अब इसके बाद मैं क्या करूँ? फोल्डर। एक और फोल्डर। फाइल बनाओ route.ts की, और कुछ लोग कह रहे हैं भाई एक फोल्डर बनाओ। फोल्डर सर, मतलब बहुत सारे एपीआई हैं। फोल्डर बनेगा, सही है। तो एपीआई के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनेगा। वो फोल्डर क्या होगा? मेरा एक नाम कह लें या एंड पॉइंट कह लें, वो मेरा जो है वो एक नाम होगा। क्या नाम होगा? जिस नाम की मुझे एपीआई रखनी है। तो यहां मैं एक फोल्डर बनाता हूं और मैं अपने फोल्डर का नाम रख लेता हूं ऑथेंटिकेशन या ऑथ। मैंने ऑथ रख लिया। अब इसके अंदर क्या करूं? route.ts। फाइल बनाओ, फोल्डर बनाओ, फाइल बनेगी। एपीआई के अंदर के ऑथ के अंदर, ऑथ के फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा route.ts। राउट तो बनेगा, राउट तो बन गया ना। यहाँ auth लिखा तो मैंने। अब यहाँ फाइल का नाम मुझे auth.ts रखना है। मैं रख सकता हूँ भाई, राउट तो बन गया ना। API/route/auth लिखा, राउट तो बन गया। अब क्या करूं? आप लोग कह रहे हैं राउट, अरे भाई राउट बन तो गया सर, राउट की फाइल बनी। ये आप लोग मेरे साथ खेल रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ खेल रहा हूँ? आप खेल रहे हैं। अच्छा, मैं खेल रहा हूँ। तो फाइल का नाम क्या होगा फिर? route.ts। नाइस। tsx नहीं होगा? नहीं, एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें कोई HTML वगैरह नहीं लिखनी, तो tsx नहीं होगा, सिर्फ ts होगा। ts में क्या होगा? सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट की कोडिंग होगी जो आप Q1 में करते थे। तो नाइस, बहुत अच्छे। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? मैंने अपने फोल्डर में आया और मैंने एपीआई के अंदर auth नाम का फोल्डर बनाया और इसके अंदर route.ts फाइल मैंने क्रिएट कर दी। जबरदस्त। यहाँ पे मैं एंड पॉइंट लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। हाँ, मैं वही बता रही थी, इसमें HTML की कोडिंग नहीं। अब मुझे करना क्या है, मैं ये भी बता देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ भाई कि मेरे यूजर पे, यूजर से मीन्स मेरे क्लाइंट पे या मेरे ब्राउजर पे या मेरे फ्रंट एंड पे एक इनपुट फील्ड हो, एक अदद क्या हो? इनपुट फील्ड हो। और इनपुट फील्ड में मैं ईमेल लिखूं या पासवर्ड लिखूं, तो वो इनपुट फील्ड में मैं जो भी लिखूं वो मेरे बैकएंड में आए या मेरे एपीआई में आए या मेरे सर्वर पे आए, और फिर उस ईमेल को और पासवर्ड को मैं जो है वो वेरीफाई करूं और उसको लॉगिन या कैन नॉट लॉगिन का एक मैसेज दिखाऊं। समझ आई मैंने क्या कहा? मैं दोबारा बताता हूं। देखिए, इसी तरह का मुझे कुछ करना है। मैं मेरे क्लाइंट पे आया, मेरे इनपुट फील्ड है, सही है। मैं चाह रहा हूं कि इनपुट फील्ड में मैं कोई भी ईमेल लिखूं ना, तो वो मेरे बैकएंड पे जो है वो रिक्वेस्ट भेजे
और फिर बैकएंड में मैं उसको वेरीफाई करूं कि भाई ये ईमेल सही है या नहीं। समझ आया? अभी एक पॉइंट सुनिए, मैं क्या चाह रहा हूं भाई कि मैं फ्रंट एंड से अपने क्लाइंट से एक ईमेल लिखूं इनपुट फील्ड में, और फिर उसको मैं पीछे वेरीफाई करूं, मींस मेरे सर्वर पे वेरीफाई करूं कि ईमेल सही है या नहीं। तो इसके लिए कौन सी रिक्वेस्ट होगी? पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों होगी? क्योंकि मुझे डाटा भेजना है, तो इसके लिए पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। अब मैं एक फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन पोस्ट राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स। इसमें क्या चीज मिसिंग है? असिंग। एक्सपोर्ट मिसिंग है, बात तो सही है, एक्सपोर्ट लिख लिया। डिफॉल्ट लिखो नहीं लिखो? डिफॉल्ट नहीं आता, सिर्फ एक्सपोर्ट आता है। ठीक है, अब रिटर्न स्टेटमेंट, नेक्स्ट रिस्पॉन्स, और ये मेरा नेक्स्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट सर्वर से इंपोर्ट हो गया। अब कोई एक हैंड रेस करके बताइए नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या करता है? मसला नहीं, आप एक्यूरेट बताएं, टूटा फूटा बताएं, गलत बताएं, अगर आपके जहन में कुछ है तो बोले। नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या करता है जी? रिस्पॉन्स लेकर आएगा। एक सेकंड रिस्पॉन्स लेकर आएगा। स्पेशल क्या हो रहा है? रिस्पॉन्स हो रहा है। रिस्पॉन्स आ रहा है। जबरदस्त। और कोई बताएगा? नहीं, आप नहीं, कोई और बताए। आप भी नहीं, आप भी इनपुट देते रहते हैं अपना। आप भी नहीं, कोई नया चेहरा कुछ बताए। हाँ आप बताओ। सही है जी सर, आप बताएं। ठीक है, जबरदस्त। तो मुझे 3-4 रिस्पॉन्स मिले, बहुत अच्छे मिले कि नेक्स्ट रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट पे आके, इस स्पेशल पॉइंट पे आके मेरी एपीआई एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेगी। बहुत जबरदस्त। और अगर मैं इसको ना लिखूं तो मुझे एक एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि राउट हैंडलर में जब भी आप एपीआईज बना देना, चाहे वो कोई भी एंड पॉइंट हो, गेट हो, पोस्ट हो, डिलीट हो, पैच हो, पुट हो, अगर आप उसको रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देंगे ना, तो वो एपीआई कंफ्यूज हो जाएगी और वो एपीआई जो है वो ब्रेक हो जाएगी मेरी। तो रिटर्न स्टेटमेंट लगाना लाजमी है, और नेक्स्ट रिस्पॉन्स भी लाजमी है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट रिस्पॉन्स एक स्पेशल वे है बताने का कि इस पॉइंट पे एपीआई कुछ रिटर्न कर रही है। अच्छा जी, नहीं, नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्योंकि एक नेक्स्ट जेएस का खुद का बताया हुआ एक तरीका है, इसलिए आप नेक्स्ट रिस्पॉन्स को ही यूज करेंगे। सही है। अब जैसे आप लिंक कंपोनेंट यूज करते हैं एंकर टैग के लिए, तो वो नेक्स्ट जेएस ने खुद से दिया हुआ ना कि भाई अगर मेरी एप्लीकेशन के अंदर जब आप वो स्पेशल आपको कुछ एंकर टैग टाइप का कुछ काम करना है तो स्पेशल लिंक कंपोनेंट लगाना पड़ेगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इसी को फॉलो करें। अब नेक्स्ट रिस्पॉन्स तो हो गया, अब यहां से कौन बताएगा मुझे इसके आगे क्या होगा? डॉट जेसन। अब कौन बताएगा यहीं से कि डॉट जेसन क्या होता है? डेटा जेसन की फॉर्मेट में आएगा। रिस्पॉन्स जो है वो जेसन में आएगा। जबरदस्त। और यहाँ फिलहाल मैं एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता हूँ, मैसेज में लिख देता हूँ हेलो। सिंपल, मैंने यहाँ पे एक काम किया। अब मेरी एपीआई बन गई। अभी ऑफ कोर्स जो चाहिए था वो तो मिला नहीं, एक चीज अभी भी मिसिंग है। आप लोग सोचे असिंग का वेट क्या कह रहे हो? जबरदस्त। क्या नाम है आपका? उजैफा भाई कह रहे हैं कि पोस्ट तो आपने लिख दिया भाई, इसके अंदर रिक्वेस्ट का पैरामीटर कौन पास करेगा? और इसकी टाइप होगी नेक्स्ट रिक्वेस्ट। जैसे नेक्स्ट रिस्पॉन्स होता है वैसे नेक्स्ट रिस्पॉन्स सॉरी नेक्स्ट रिक्वेस्ट भी होता है, और ये नेक्स्ट रिक्वेस्ट बताता है कि इस स्पेशल पॉइंट पे आके एक रिक्वेस्ट टाइप भी आप रिटर्न करेंगे। बहुत अच्छे, नाइस। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है भाई कि मैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाऊं, या फ्रंट एंड पे यूआई पे अपनी सबसे पहले मैं ऐप में आता हूं और चीज़ों को साफ रखने के लिए मैं कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बना लेता हूं। इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूं, फॉर एग्जांपल authentication.tsx। यहाँ मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाता हूं, ये बन चुका है, और इसको मैं page.tsx में आके रेंडर भी कर लेता हूं।
ठीक हो गया जी। मैंने यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन नाम का कंपोनेंट बनाया, उसको कुछ भी नहीं किया, सिंपल page.tsx में रेंडर किया। रेंडर का मतलब जो चीज़ें ब्राउजर में एक्सपोज करनी हो, यूजर को दिखानी हो, वो उसको हम रेंडर कहते हैं। अब मैं कहाँ पे चला, अब मुझे क्या करना है? अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई जब मैं एक ऑथेंटिकेशन का कंपोनेंट हो जिसमें एक ईमेल की फील्ड हो और उसमें एक पासवर्ड की भी फील्ड हो, अभी हम सिर्फ ईमेल पे बात करते हैं। मैंने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म का टैग लगाया, यहाँ पे एक्शन की कोई जरूरत नहीं है इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। यहाँ पे मैंने एक इनपुट फील्ड बनाई और यहाँ पे मैंने क्लास नेम का एट्रीब्यूट लगाया। इस पे मैंने रख दिया py-2 px-8 bg-gray-600 text-white। ठीक है, यहाँ पे एक बटन बना लिया जिसको मैंने लिख दिया लॉगिन, और लॉगिन को मैंने क्या किया, इसको भी कुछ क्लास नेम दे देते हैं, bg-blue-600 text-white राउंडेड -lg। बस इतने काफी है, देख लेंगे बाद में। py-1 और px-5 देखते हैं क्या आया है UI पे। ठीक है, बेहतर है। फ्लेक्स करेंगे। इसको एक प्लेस होल्डर भी दे देते हैं। प्लेस होल्डर मैंने दे दिया एंटर ईमेल, और यहाँ डिफ पे मैंने क्लास नेम लगाई कंटेनर की mx-auto। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा मेरा जो ये चिपका हुआ ये नहीं हुआ कंटेनर mx-auto यहाँ पे लगा के देखना। ठीक है, अच्छा वो जूम था इसलिए नहीं हुआ। खैर एनीवेज, अच्छा जी, तो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिंपल एक ईमेल, एक इनपुट फील्ड बनाई और एक सबमिट का बटन बनाया। अब यहाँ क्या करूं मैं, सबसे पहले मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं तो वो मेरे बैकएंड में चला जाए। अब सबसे पहले मैं ये काम करूंगा कि मुझे एक अदद फंक्शन बनाना पड़ेगा जो मेरी एपीआई को कॉल करेगा। जाहिर सी बात है, एपीआई को कॉल करूंगा फ्रंट एंड से तभी तो बैकएंड में डाटा जाएगा। सही कह रहा हूं? भाई एपीआई को जब मैं कनेक्ट करूंगा या फेच में एक यूआरएल पास करूंगा तभी तो बैकएंड में डाटा जाएगा, वरना अगर जान पहचान ही नहीं होगी तो रिक्वेस्ट जाएगी कैसे? तो मैं एक फंक्शन बनाता हूं कॉन्स्ट हैंडल सबमिट नाम का, और इसको एक एरो फंक्शन में मैं इस तरह रख देता हूं। अब इसको मैंने एसिंक कर दिया, क्योंकि आपको पता है एपीआई जब भी कॉल होती है, चाहे वो आपकी अपनी एपीआई हो या कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी एपीआई हो, वो हमेशा एक एसिंक्रोनस मेथड होता है। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करूं, एक सबसे पहले यहां पे एक ई का पैरामीटर पास करता हूं, और इसको अब हम टाइप करेंगे। अब हमने बहुत एनी करके काम चला लिया, भाई टाइप स्क्रिप्ट तो है ना, उसको भी तो वैल्यू करना है। तो ई की जब भी आप कोई फॉर्म सबमिट करते हैं, इस तरह की कोई भी चीज होती है, तो अभी के लिए जो हमारी टाइप वैलिड हो रही है ना, वो एक अदर टाइप होती है फॉर्म इवेंट। ये देखिए, ये फॉर्म इवेंट कहां से आया, रिएक्ट में से आया, इसको मैंने इंपोर्ट किया। फॉर्म इवेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इसकी भी एक स्पेशल टाइप होगी HTML इनपुट एलिमेंट, क्योंकि मुझे यहां पे इनपुट फील्ड्स को अपनी कंट्रोल करना है ना, तो ये इसकी टाइप है। इसकी क्या टाइप है, फॉर्म इवेंट। फॉर्म इवेंट मतलब फॉर्म पे कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है, इसलिए फॉर्म इवेंट। और फॉर्म के अंदर मुझे क्या हैंडल करना है, अपनी ये इनपुट फील्ड, तो इसलिए यहाँ पे HTML इनपुट फील्ड आ गई। अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो हैंडल सबमिट का फंक्शन है वो क्या करेगा, फॉर्म हमेशा सबमिट होता ही नहीं होता है, यस और नो? तो फॉर्म हमेशा मेरा सबमिट होगा। उसके लिए फॉर्म का जो टैग है उसके ओपनिंग टैग में एक इवेंट हैंडलर लगेगा, और वो इवेंट हैंडलर क्या होगा, ऑन चेंज या ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन सबमिट लगेगा। भाई क्या हो गया,
नहीं की ना लास्ट टाइम घर जाके पढ़ाई, बहुत अच्छे। ऑन सबमिट सबमिट, फॉर्म हमेशा सबमिट होता है तो एक इवेंट हैंडलर लगेगा ऑन सबमिट। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था और इसके अंदर मैं अपना हैंडल सबमिट नाम का भी एक फंक्शन पास कर दूंगा। अब यहां पे मैं लिखूंगा जब भी फॉर्म सबमिट होता है तो मुझे एक इशू आता है। वो इशू क्या होता है? रीलोड पेज रीलोड होता है मेरा। और जब पेज रीलोड होता है तो एक प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि मेरी स्टेट मैनेजमेंट जो है वो मुश्किल हो जाती है। और जब स्टेट मैनेजमेंट ही नहीं होगी तो मैं कैसे डाटा को अपने मैनेज करूंगा? तो यहां पे रिफ्रेश रोकने के लिए, पेज का रीलोड रोकने के लिए मैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट के फंक्शन को कॉल करूंगा इस तरह से। सही है, तो यहां पे मेरा काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, हमने लास्ट टाइम इनपुट फील्ड में अब मैं जो भी लिखूं ना मुझे उसको ट्रैक करना है। अच्छा, मेरे पास मीनवाइल एक एरर आ गया। ये एरर आप लोगों के पास भी आया होगा, इसको पढ़ना पता इसका क्या सोल्यूशन है। यूज क्लाइंट, यूज क्लाइंट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इवेंट यूज किया है। एग्जैक्टली अच्छा, इस एरर को सॉल्व करने के लिए, ये एरर क्या है भाई? इफ यू नीड इंटरएक्टिविटी कंसिडर कन्वर्टिंग पार्ट ऑफ दिस टू अ क्लाइंट कंपोनेंट। अच्छा, क्लाइंट कंपोनेंट आपको पता है क्या होता है? मैं जैसे यहाँ पे यूज क्लाइंट लिखूंगा ये क्लाइंट कंपोनेंट बन जाएगा। और हमेशा अब जो हमारा जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना नेक्स्ट.जेएस का कंपोनेंट्स का, वो सर्वर पे रेंडर करने का होता है। अब ये जो मेरा कंपोनेंट है वो ब्राउजर पे रेंडर होगा क्योंकि इसमें एक इवेंट पास हुआ है। और यहां पे मुझे जो है वो एक यूज मतलब एक स्टेट भी पास करनी है जिससे मैं अपना ट्रैक रखूं वैल्यू का। लास्ट टाइम हमने यूज स्टेट को देखा था। यूज स्टेट को यूज करके हम अपनी इनपुट फील्ड का जो क्या कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे इनपुट फील्ड की वैल्यू को। यूज रेफ और इसकी इनिशियल वैल्यू में दे देता हूं नल। सिंपल ये होता है यूज रेफ का सिंटेक्स। यूज रेफ क्या है भाई? यूज रेफ यूज स्टेट की तरह ही एक बिल्ट इन हुक है जिसको रिएक्ट से इंपोर्ट किया गया है अभी अभी। सही है, यूज रेफ एक रिएक्ट का हुक है जो क्या करता है, आपके HTML के एलिमेंट्स की चीजों को, वैल्यू को ट्रैक करता है। बिल्कुल वैसे जैसे हमने यूज स्टेट पढ़ा था। यूज स्टेट के साथ साथ आप यूज रेफ भी यूज कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे भाई हम कौन सा यूज करें? आप दोनों यूज कर सकते हैं और रियल वर्ल्ड में भी दोनों चीजें ही यूज हो रही होती हैं। लास्ट वीक हमने देख लिया कि यूज स्टेट को आप कैसे यूज कर सकते हैं और उसको कैसे ट्रैक करेंगे, वो हमने लास्ट क्लास में देख लिया। आज यूज रेफ को भी यूज करना हम सीख रहे हैं कि भाई यूज रेफ के थ्रू जो है वो हम कंपोनेंट्स की वैल्यू को, सॉरी इनपुट फील्ड्स की वैल्यू को कैसे ट्रैक करेंगे। मैंने यहां पे लिख लिया एक ईमेल लिखा। अच्छा, इसका सिंटेक्स क्या है? सिंपल एक वेरिएबल बनाया और यूज रेफ को मैंने यहां इनिशियलाइज किया और इसको एम्प्टी वैल्यू, सॉरी इनिशियल वैल्यू दे दी नल। सही है, ये जो नल पास हुआ है ना ये क्या है? इनिशियल वैल्यू। जरूरी नहीं है इसकी हमेशा वैल्यू नल हो, इसकी आप कोई भी रख सकते हैं, जीरो रख ले। जैसे आप यहां पे कोई नाम लिख लें, ये इनिशियल वैल्यू। जैसे आप यूज स्टेट करते थे तो यूज स्टेट के राउंड ब्रैकेट्स में आप इनिशियल वैल्यू पास करते थे, तो यहां पे यूज रेफ में इनिशियल वैल्यू इस तरह पास होगी। फिलहाल ये मैं इसको नल भी रख सकता हूं, एम्प्टी स्ट्रिंग भी रख सकता हूं, मैं नल रख लेता हूं। नल का मतलब अभी यहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहां मुझे कैसे मैं इसको पास करूं? हमने यूज स्टेट को यूज किया तो हम क्या कर रहे थे, एक वैल्यू का एट्रीब्यूट लगा रहे थे और एक ऑन चेंज का एट्रीब्यूट लगा रहे थे और उसके थ्रू हम चीजों को ट्रैक कर रहे थे। एग्जैक्टली। अब यहां पे मैं इनपुट फील्ड में आऊंगा और कैसे ट्रैक रखूं? सिंपल एक तरीका है इसका कि मैं एक अदद रेफ का मतलब रेफरेंस, सॉरी इस तरह नहीं, इस तरह, एक अदद रेफ का एट्रीब्यूट पास करूं इस तरह से। बस सिंपल। और इस यूज रेफ में जो मेरे स्टेट वेरिएबल है ना या ईमेल, इसको मैं यहां लिख दूं, खत्म। बस इतना सा, ये इतना सा काम।
और यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया यूज रेफ को यूज करने का। अब इनपुट फील्ड की जो है वो हम कैसे ट्रैक करेंगे भाई? जैसे आप यूज स्टेट यूज कर रहे थे, ठीक है, चेंज हो गया। लास्ट टाइम हमने यूज स्टेट को यूज किया था, और जब हमें यूज स्टेट को यूज करना था तो हम यहाँ पे एक अलग वैल्यू का एट्रीब्यूट पास कर रहे थे और ऑन चेंज का एट्रीब्यूट पास कर रहे थे। अब ना आपको ऑन चेंज लिखना है ना आपको वैल्यू लिखना है। जब आप यूज रेफ को यूज करेंगे ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह यूज रेफ को इनिशियलाइज करना है जैसे मैंने यहां किया है, और सिंपली जब आप अपने इनपुट फील्ड में आएंगे, जिस भी एलिमेंट का आपको ट्रैक रखना है, आप वहां पे आएंगे, एक रेफ का एट्रीब्यूट लगाएंगे और रेफ के एट्रीब्यूट पे पास कर देंगे अपने वेरिएबल को जिसमें आपने यूज रेफ रखा हुआ है। खत्म, सही है। तो लास्ट वीक हमने देख लिया कि किस तरह आप यूज स्टेट को यूज करके जो है वो इनपुट फील्ड्स को ट्रैक करते हैं, और इस वीक अभी हमने ये भी देख लिया कि यूज रेफ को यूज करते हुए किस तरह जो है वो आप वैल्यू को ट्रैक कर रहे हैं। तो अब मैं जो भी लिखूंगा वो मुझे मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज यहां पे रह गई, यहां पे मैंने रेफरेंस तो पास कर दिया कि भैया इस इनपुट फील्ड को मैंने बता दिया कि आपको जो रेफरेंस है ना, आपका जो ताल्लुक है वो इस यूज रेफ से है। यहां मैंने ईमेल पास किया है ना, जैसे हम वैल्यू का एट्रीब्यूट लिख रहे थे सेम काम यहां पे वही हो रहा है। इस इनपुट फील्ड में मैंने रेफरेंस दे दिया, ताल्लुक बता दिया कि भैया आपका ताल्लुक इस यूज रेफ से है। अब इसकी वैल्यू मैं कैसे ट्रैक करूं? एग्जैक्टली मैंने लिखा कॉन्स्ट, मैं इसको एक वेरिएबल पे रख लेता हूं। यहां पे मैंने लिख दिया ईमेल रिस्पॉन्स, और इसका ट्रैक में कैसे रखूं? मेरे वेरिएबल का क्या नाम है? ईमेल। यहां लिखा ईमेल डॉट करंट डॉट वैल्यू। खत्म, इतना सा नाम है। ये एरर क्यों आ रहा है हम बाद में देखते हैं। अच्छा, इसको टाइप देनी पड़ेगी, वो भी हम देख लेंगे। सही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज रेफ को यूज किया, और जब भी आप यूज रेफ को यूज करते हैं ये एक और तरीका है आपकी इनपुट फील्ड को ट्रैक करने का। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखें कि यूज रेफ एक और तरीका है अपनी इनपुट फील्ड को ट्रैक करने का। अब कैसे ट्रैक करेंगे? यूज रेफ को डिक्लेयर तो कर दिया, उसको ट्रैक आप ऐसे करेंगे कि आप अपनी इनपुट फील्ड में आएंगे और एक रेफ का एट्रीब्यूट पास करेंगे इस तरह से। जब आप रेफ का एट्रीब्यूट पास करेंगे तो वहां पे अपना वो वेरिएबल लिखेंगे जहां पे यूज रेफ ने आपने उसको डिफाइन किया। सिंपल। और लास्ट टाइम जैसे आप ऑन चेंज कर रहे थे ना, ऑन चेंज का एट्रीब्यूट लगाने से क्या होगा? इनपुट फील्ड की वैल्यू ट्रैक होती थी। अब वहां पे एक चीज आपको और करनी पड़ती थी कि आपको राउंड ब्रैकेट लगा के, कॉल बैक फंक्शन लगा के स्टेट सेटर फंक्शन भी पास करना पड़ता था। यहां ये सब कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी पड़ी। यहां पे सिर्फ आप क्या करेंगे, ईमेल जो कि आपका यूज रेफ जहां पे स्टोर है वो ईमेल डॉट करंट डॉट वैल्यू। तो सिंपली ये काम जो आप ऑन चेंज से कर रहे थे यहां सिर्फ इतने से हो गया। अब आपको दोनों तरीके आ गए, चाहे आप यूज स्टेट यूज करें, यूज रेफ यूज करें, आपकी मर्जी। यूज रेफ क्या होता है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करता है। अब हमने देखा कि कैसे ट्रैक करता है भाई। आप यूज रेफ को डिफाइन करेंगे, और यूज रेफ को जब आप डिफाइन करेंगे तो आपको अपनी इनपुट फील्ड का और यूज रेफ का रिलेशन भी तो बनाना है, आपस में जान पहचान भी तो करानी है। तो जान पहचान कैसे कराएंगे? रेफ के एट्रीब्यूट के थ्रू, और इस रेफ के एट्रीब्यूट के थ्रू आप जो है वो जान पहचान हो गई। जान पहचान हो गई। अब वैल्यू का ट्रैक कैसे रखें? तो वैल्यू का ट्रैक आप ऐसे रखेंगे कि आप लिखेंगे ईमेल डॉट करंट डॉट वैल्यू। अब मैं बता रहा हूं ये एरर क्यों आ रहा है। ये एरर आ रहा है, एक टाइप एरर है। सही है। अब यहां पे टाइप मैंने डिफाइन की है HTML इनपुट एलिमेंट, जबकि इसकी टाइप होनी चाहिए थी HTML फॉर्म एलिमेंट। तो इसलिए मेरी गलती की वजह से यहाँ पे एक एरर आ रहा है जिसको मैंने अभी सॉल्व कर दिया। ऑन सबमिट से एरर चला गया, लेकिन वैल्यू में अभी भी एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है?
क्योंकि मैं यहां भी एक टाइप डिफाइन कर दूंगा ना तो यहां से भी एरर चला जाएगा। अब वो टाइप मैं कैसे डिफाइन करूं? मैं लगाऊंगा यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट, सॉरी यूज रेफ के बाद में आया, मैंने लगाया एंगुलर ब्रैकेट लेस देन और ग्रेटर देन, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा HTML इनपुट एलिमेंट यहाँ पे आएगा। तो देखिए यहाँ से भी एरर चला गया। तो स्टेट के टाइपिंग का मसला था, टाइप कास्टिंग का मसला था, और कुछ इशू नहीं था। सही है, ये आप यूज स्टेट के साथ भी इस तरह से टाइप कर सकते हैं। अगर इसकी टाइप स्ट्रिंग होती तो मैं सिंपली यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता और यहाँ पे मुझे इस तरह लिखना पड़ता। अब क्योंकि ये टाइप इस तरह की है नहीं तो मुझे यहाँ पे HTML इनपुट एलिमेंट लिखना पड़ रहा है। ये टाइपिंग है, इसमें कुछ जो है वो टेंशन वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ तो मेरा काम हो गया। अब मैं करता हूँ console डॉट लॉग करता हूँ। एक सेकेंड, किसको console डॉट लॉग करूँ? अपने ईमेल रिस्पॉन्स को। अभी हमने बोला ना ईमेल रिस्पॉन्स में क्या है, ईमेल डॉट करंट डॉट वैल्यू। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि इसकी वजह से मैं अपनी इनपुट फील्ड का ट्रैक रखूंगा। इसको कंसोल करा के भी देख लेते हैं। ईमेल रिस्पॉन्स को मैंने यहाँ पे कंसोल करा लिया। मैं अपने ब्राउजर में इसको रिफ्रेश किया, इसको मैं जो है वो इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे हेलो लिखा, फॉर्म सबमिट किया, अनडिफाइंड आया। अच्छा ठीक है, ये एक वजह से आ रहा है, अभी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ठीक है। अब मेरा इट मींस चले, हाँ हैंडल सबमिट का काम मेरा पूरा हो गया। अब मैं आता हूं अपनी एपीआई पे। एपीआई पे आके मैं क्या करूं? अब मुझे एक चीज करनी है, वो ये करनी है कि भाई अब मैं जो भी अपने फ्रंट एंड से लिखूं वो जो है मेरे बैकएंड में आ जाए। और वो बैकएंड में किस तरह आएगा? इस रिक्वेस्ट पैरामीटर के थ्रू आएगा। ठीक है, अब मैं यहां पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं, const body इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट जेसन। अब ये जेसन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी मुझे रिस्पॉन्स आएगा, जो भी डेटा मैं रिसीव करूंगा बैकएंड में, मुझे जो मिलेगा उसको मैं जो है वो जेसन में कन्वर्ट करूंगा। लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था कि जेसन में इसलिए कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि जेसन इन होती है और रिटर्न में मैं दोबारा रिस्पॉन्स कर रहा हूं। तो जेसन इन होती है और जेसन आउट होती है, यानी आती भी जेसन है और भेजते भी हम जेसन है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे जो भी रिस्पॉन्स मिले उसको मैं चेक करूं। अब यहां पे मैं एक जो है वो कंडीशन लगाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं एज्यूम करता हूं कि मेरा जो ईमेल है वो ये हार्ड कोडेड, मैं इसको पहले से रख लेता हूं, ali@gmail.com। समझिए ये मेरा एक ईमेल है जो कि हमेशा यही है। एज्यूम करते हैं ये ईमेल है, अभी हम कुछ जो है वो इसमें एडवांस से कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं, इफ एक कंडीशन लगाता हूं कि भाई सपोज करें आप लोगों ने साइन अप कर लिया, अब हम लॉगिन वाला प्रोसेस कर रहे हैं। जो हमारी बात हुई थी ना कि जो है वो मैं एक ईमेल लिखूंगा। सपोज करें कि मैं फ्रंट एंड पे एक ईमेल लिख रहा हूं जो कि हमेशा ali@gmail.com होगा। तो अभी हम सपोज करते हैं कि अभी हमारा जो ईमेल है ना वो ali@gmail.com है। सही है, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक सिचुएशन एज्यूम कर रहे हैं कि हम सबका जो ईमेल है वो ali@gmail.com है। इसका मतलब मैं फ्रंट एंड से अगर ali@gmail.com मिल रहा है ना मुझे, जाहिर सी बात है आपका जो ईमेल है आप वही लिखेंगे तभी तो लॉगिन होंगे। तो सपोज करें आपने साइन अप कर लिया और साइन अप करते हुए आपने अपना एक ईमेल रजिस्टर करवाया और रजिस्टर करवाते हुए आपने अपना ईमेल रखा ali@gmail.com। तो मैं यही चीज यहां पे एज्यूम करता हूं। मैं कंडीशन लगाता हूं इफ, जब भी हमें प्रोग्रामिंग में कंडीशन करना होता है, कंडीशनल बेसिस पे चीजें करनी होती है तो हम क्या करते हैं, इफ एल्स का चेक लगाते हैं। इफ बॉडी क्या है भाई, ये बॉडी मेरा एक ये वेरिएबल जिसमें जो भी मुझे मिलेगा इस रिक्वेस्ट के पैरामीटर में आके बैठ जाएगा। ये हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया। तो रिक्वेस्ट के पैरामीटर में जो भी आएगा उसको जेसन में कन्वर्ट कराएंगे और इस पूरे प्रोसेस को हमने वेरिएबल में स्टोर कर लिया। मैं एज्यूम करता हूं मुझे एक ईमेल नाम का जो है वो वेरिएबल मिल रहा है। मैंने यहां पे लिखा इफ ईमेल
if body.email is double is equals to ali@gmail.com। तो यहां पे मेरे पास एक मैसेज आता है रिटर्न नेक्स्ट। चले अभी कॉन्सोल कराते हैं सर। console.log you are logged in, else console.log invalid credentials। सही है। यहां क्या किया हमने, मैंने एक इफ स्टेटमेंट लगाया। अभी मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूं, दो चीज एज्यूम कर रहा हूं यहां पे कि एक तो हमेशा और हमेशा मेरा ईमेल ali@gmail.com है, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि जो मुझे फ्रंट एंड से कोड आ रहा है उसमें एक ईमेल का रिस्पॉन्स आ रहा है, ईमेल की की आ रही है। जो लास्ट टाइम जैसे हमें प्रोडक्ट का नेम मिला तो नेम वॉचेस आ रहा था, यहां पे मैं एज्यूम कर रहा हूं मेरे पास ईमेल आ रहा है। अभी एरर क्यों आ रहा है इसको इग्नोर करें। सही है। तो यहां पे मैंने क्या किया, इफ बॉडी डॉट ईमेल यानी ईमेल का ऑब्जेक्ट अगर डबल इक्वल है। अब डबल इक्वल का मतलब क्या है, डबल इक्वल का मतलब ये कि मैं वैल्यू चेक करना। ये आपने क्वार्टर 1 में पढ़ा है कि डबल इक्वल का मतलब क्या है कि जब आपको वैल्यूज का कंपैरिजन करना हो ना, कि जब वैल्यूज सेम है कि नहीं, तो मेरे पास मैं क्या करता हूं, डबल इज इक्वल्स टू यूज करता हूं। और यहां पे मैंने लिख दिया कि इफ बॉडी डॉट ईमेल यानी बॉडी में जो ईमेल नाम का ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू ali@gmail.com होनी चाहिए। तो मेरे पास एक मैसेज आ जाए यू आर लॉग इन, वरना मेरे पास मैसेज आ जाए इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ये तो आप लोग रोज करते हैं। आप कहीं लॉगिन साइन अप करते हैं तो अगर आपने अपना सही ईमेल डाला होता है तो आप लॉगिन हो जाते हैं। अगर गलत ईमेल पासवर्ड डालते हैं तो आपके पास क्या मैसेज आता है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो इन 4 लाइनों में क्या हो रहा है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें।